महानदी उद्गम छत्तीसगढ़ में है और महानदी को लेकर कई बार राजनीतिक तौर पर भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चलते रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए, उसका तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ है, राजनीतिक औजार के रूप में उसका इस्तेमाल हुआ है, उसका असर भी दिख रहा है। उस देवभोग से सबसे पहले अनाज महाप्रभु जी के भोग के लिए जाता है। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, ऐसा कहा जाता है। फिर हमारी जो आराध्य देवी है कर्मा माता जी, उसका भी एक प्रकार से जगन्नाथ जी से सीधा रिश्ता है जी। कुल मिला के वहाँ भी उड़ीसा में पश्चिम उड़ीसा और फिर उत्कल का जो उधर इलाका है, कटकिया और संबलपुरिया, और किसी समय में यहाँ के प्राचीन आधार भूमि को देखा जाए तो दक्षिण कोसल का हिस्सा रहा है संबलपुर, और दक्षिण कोसल की राजधानी हमारे छत्तीसगढ़ ही मानी जाती रही है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कई जगहों पे अच्छा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पे सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन खुशी इस बात की रही कि जिस तरह से देश के पूर्वी क्षेत्रों में अब भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ बनाई है, वे आगे के लिए आशान्वित जरूर होती हैं। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 24 वर्ष गुजरे जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूर्वांचल में अपनी सरकार बनाने जा रही है, पूर्वी क्षेत्रों में। वो है मुख्य राज्य उड़ीसा। और उड़ीसा अपनी एक अलग सी जो उसकी संस्कृति है, जो विचारधारा है, उसको लेकर के चलती है। ये वही उड़ीसा है जहां कभी सबसे गरीब राज्यों में से एक राज्य गिना जाता था, जहां पे हर साल कोई ना कोई भूखमरी से मरने की खबरें आती थी, लेकिन वहां पे एक अभूतपूर्व विकास हुआ था पटनायक के सरकार आने के बाद से, जिसमें से नवीन पटनायक का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन ये जो चुनाव 2024 का हुआ, उसमें जनता ने नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल की बनस्पत भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का इस बार मौका दिया है और उन पे अपना विश्वास जमाया है। सबका साथ, सबका विकास पर सबका विश्वास उड़ीसा की जनता ने साबित किया है। चंद्रशेखर साहू जी आज हमारे दरबारी हैं एक बार फिर से। तो साहू जी, जनता ने उड़ीसा की आप लोगों पे विश्वास जता दिया है। कहते विकास तो नवीन पटनायक ने किया था। वैसे नहीं, ये बात निश्चित रूप से आधारभूत रूप से माना जाता है भारत के राजनीतिक क्षितिज में कि स्वर्गीय बीजू पटनायक वो आधुनिक उड़ीसा के निर्माता के रूप में उनकी छवि रही है। 1977 में तो हम लोगों ने देखा ही है उनको, और किसी समय बेस्ट पायलट के रूप में उनकी गिनती थी जी। अनेकों प्रसंग उसको लेकर है, और उसके विरासत को 2-2.5 दशक तक संभालने वाले और उसको चलाने वाले नवीन बाबू आज सत्ता से बाहर हुए। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर लोगों का बहुमत हासिल किया, जन समर्थन हासिल किया, और एक अभूतपूर्व दृश्य या राजनीतिक घटनाक्रम जुड़ा है जब उड़ीसा में बीजेडी की सरकार विपक्ष में बैठ रही है और कल ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्थली में जगन्नाथ जी की कृपा और जनता की कृपा और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के एक आदिवासी विधायक, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उसमें 2 उप मुख्यमंत्री, एक पहली बार की विधायक महिला विधायक और एक 6वीं बार के विधायक श्रीमान कनकवर्धन सिंह देव, जो हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, अभी भी हैं। उनकी सरकार वहाँ बनी है। तो एक उड़ीसा की अस्मिता, उड़िया अस्मिता निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही। इसका सवाल उठा क्योंकि वहाँ की अंदरूनी राजनीति से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि इस चुनाव में वहाँ लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होते रहा है। अभी 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यहाँ के मतदान के बाद हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, पदाधिकारी और सभी लोगों ने उड़ीसा में कैंपेन किया और सघन रूप से उड़ीसा के चुनावी व्यूह रचना में उन्होंने भागीदारी निभाई।
और उसका परिणाम भी सकारात्मक दिख रहा है। पश्चिम उड़ीसा में तो हमारे लोग थे ही थे। तो कुल मिला के वहाँ भी उड़ीसा में पश्चिम उड़ीसा और फिर उत्कल का जो उधर इलाका है, कटकिया बोलते हैं, कटकिया और संबलपुरिया, और किसी समय में यदि यहाँ के प्राचीन आधार भूमि को देखा जाए तो दक्षिण कोसल का हिस्सा रहा है संबलपुर, और दक्षिण कोसल की राजधानी हमारे छत्तीसगढ़ ही मानी जाती रही है। और इस नाते भी हमारा वहाँ पर सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंध है जी उड़ीसा से। महानदी उद्गम छत्तीसगढ़ में है। हमारे सिहावा पर्वत से निकल के वहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के बहुत सारे हिस्सों में वो गुजरती है। और महानदी को लेकर कई बार राजनीतिक तौर पर भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चलते रहा है। बिल्कुल। और महानदी विवाद बहुत चर्चित भी हुआ था। महानदी पर मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है जी। तो इस तरीके से महानदी वहाँ की लाइफलाइन भी है और हमारा भी वो जीवन रेखा है। बिल्कुल। तो मैं छत्तीसगढ़ और उसका संदर्भ कर रहा था। लेकिन इस बार नवीन बाबू के खिलाफ एक प्रकार से एग्रेसिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया केंद्र की ओर से। अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, महासचिव रहे हैं, वो वहाँ प्रभारी के तौर पर बैठे रहे। हमारे बहुत वरिष्ठ नेतागण वहाँ हैं। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी युवा नेतृत्व के धनी हैं और केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं। आज भी उन्होंने शिक्षा मंत्री का दायित्व ग्रहण किया है। ऐसे नेता वहाँ हैं। अनेक और भी वरिष्ठ नेता हैं। उन सब ने मिलकर इस बार ये संकल्प की हम उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाएंगे, यानी बीजू जनता दल का विकल्प भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा गया और जनता ने उस विकल्प को स्वीकार। अब आपने कहा कि बहुत एग्रेसिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ाई बीजू जनता दल के खिलाफ। जी। मगर क्या ऐसा भी माना जा सकता है, मुझे जो लगता है, जो मेरी सोच है, कि जनता वहां पे नवीन बाबू की जो सेहत अच्छी नहीं है उसके बजाय और जो उनके एक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं पंडियन जी, उससे नाराज थी और विकल्प चाह रही थी। लेकिन कांग्रेस वहां पे विकल्प के रूप में नहीं थी, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात सही है कि ब्यूरोक्रेट के बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल हस्ती के रूप में, और ये प्रचारित हो गया था कि पांडियन जो मूलतः अन्य प्रदेश के हैं, वो शायद तेलुगु हैं, वो नवीन बाबू के बाद उसकी विरासत को संभालने वाले उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था उन्होंने अपने आप को। और कई ऐसे प्रसंग हैं जिसके बारे में कहा गया कि पांडियन उनका शोषण करता है, दोहन करता है। और यहाँ के उड़ीसा के जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेडी के जो फाउंडर लोग हैं या बीजेडी के जो स्तंभ लोग हैं, उनको उन्होंने दरकिनार किया। ये विषय जब चला और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके से डिजिटल रूप में भी और वाइटल रूप में भी, दोनों रूप में कैंपेन चलाया, उसका लाभ मिला। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि नवीन बाबू बीमार हैं, नवीन बाबू किसी रूप में सक्षम नहीं है, ये हमने नहीं कहा। नवीन बाबू ने इस पर जो अंधविश्वास किया है पांडियन पर, उसका खामियाजा उड़ीसा को नहीं भुगतना पड़े, ये हमारे कैंपेन का हिस्सा रहा है और उसका लाभ मिला। और आखिरकार आपने देखा कि चुनाव रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में आई। कल माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के उपस्थिति में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित बिल्कुल 11 मंत्रियों ने शपथ लिया। अच्छा, ये बताइए, जो कि एक पंडित का एक विवाद और आया था उनका वक्तव्य की, जिस पर उन्होंने एक विशेष राज्य के नागरिकों को लेकर के बयान जारी किया था, उसको लेकर के भी क्या नेगेटिव इफेक्ट गया है इसको? उसका फायदा, उस बयान का फायदा भाजपा को मिल गया? देखिए, उसका तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ है, राजनीतिक औजार के रूप में उसका इस्तेमाल हुआ है। उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन अब उसको बहुत अपन एक प्रकार से राजनीतिक उसको हम आंकलन नहीं मानते। ये तो एक प्रचार का हिस्सा रहा है।
और आखिरकार नौबत ये आई कि पांडियन को घोषणा करना पड़ा कि वो राजनीति से अलग हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने शायद इसका लाभ नवीन बाबू को मिल जाए आगे जाके। चलिए मैं एक और करता हूँ। अब आपके कंधे पे भी और गले पे जो गमछा आ गया है वो उड़िया गमछा दिखाई दे रहा है जी। तो भाजपा श्री राम के साथ अब जय जगन्नाथ की ओर। देखिए, जगन्नाथ जी का और महाप्रभु का जो उसके प्रति आस्था है वो छत्तीसगढ़ में उतना ही है जितना उड़ीसा के उस हिस्से में। जी। कभी कहा जाता था देवभोग जो हमारे महासमुंद लोकसभा के हिस्सा रहा है, हम लोग उससे बहुत जुड़े हैं देवभोग से। हमने तो देवभोग दूध का नाम दिया है अपने जो प्रोडक्ट है उसको देवभोग नाम रखा, हम विधानसभा में घोषणा किए थे। उस देवभोग से सबसे पहले अनाज महाप्रभु जी के भोग के लिए जाता है। फिर हमारी जो आराध्य देवी है कर्मा माता जी, साहू समाज की, तैलिक वंश की, उसका भी एक प्रकार से जगन्नाथ जी से सीधा रिश्ता है जी। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। तो खिचड़ी भोग जो लग रहा है भोग लगता उसकी शुरुआत कर्मा जी ने अपने हाथों से भगवान को प्रदान करके शुरू किया था। तो इस नाते भी हमारा वहाँ से संबंध है और मुझे लगता है ये संबंध स्थायी रूप से है और आगे जाके किसी न किसी दिशा में और एक प्रकार से मार्ग प्रशस्त होगा या दिशा अपना तय करेगा, ऐसा लगता है। पहला शपथ ग्रहण लेने के बाद जो पहली फाइल बढ़ती है, प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए किसान निधि की फाइल पे साइन करते हैं जी। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है वो 500 करोड़ रुपए का जो बजट है वो महाप्रभु के मंदिर के निर्माण के लिए घोषित करते हैं। आने वाले समय में उड़ीसा की महाप्रभु से निकला हुआ यह प्रसाद छत्तीसगढ़ के लिए और खासकर बंगाल के लिए, दोनों अड़ोस पड़ोस में है, उसकी राजनीति में क्या असर डालेंगे? राजनीति के साथ साथ यहाँ की जो सामाजिक रचना है और लोगों का आस्था का जो केंद्र बिंदु है उसके विकास के लिए ये रेखांकित करने वाला विषय सिद्ध होगा जी। कि जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महालोक बना, और भी राम मंदिर के जन्मभूमि के मामला ही यही वो तो शाश्वत है, सनातन है जी। वैसे ही महाप्रभु जी के स्थली को न केवल एक पर्यटन के रूप में, पर्यटन क्षेत्र के रूप में, बल्कि उसको हमारे आस्था का एक विराट स्वरूप के रूप में देखा जाना चाहिए। ये इस विषय को लेते हुए उड़ीसा की नवगठित सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोहन चरण मांझी की सरकार ने प्राथमिकता में रखा, ये सिद्ध हुआ है। जी।